हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मेजर क्रॉप, मुख्य जो फसल हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मुख्य फसल कौन कौन सी हैं, इसमें फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स यानी खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अनेक प्रकार के फसलों को देखेंगे। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स को भी देखेंगे। क्लास 8 ज्योग्राफी का हम लोग 4th चैप्टर का 5th वीडियो देख रहे हैं, 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षेत्र, उनके लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है, कैसा जलवायु होना चाहिए, क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में होता है, मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक फूड क्रॉप्स, जिसको खाद्य फसलें, ठीक है, जिसको हम उत्पादन भोजन के लिए करते हैं। दूसरा है नॉन फूड क्रॉप्स, जिसको अखाद्य फसल कहा जाता है। फूड क्रॉप्स में सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आएंगे, जबकि नॉन फूड क्रॉप्स जो है ये 3 प्रकार के हैं। पहला है फाइबर क्रॉप्स, जिसका उत्पादन हम रेशे के लिए करते हैं, जैसे कॉटन, जूट। दूसरा है बेवरेज क्रॉप्स, जिसको हम पेय पदार्थ पीने कह सकते हैं कि पेय पदार्थ में टी और कॉफ़ी आएंगे। और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स यानी कि जो औद्योगिक फसलें हैं, इसमें रबर और टोबैको, ये सारे चीज़ आते हैं। तो अब आइए इसके बारे में हम देखेंगे कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं और इनके रीजन जो है कौन कौन से हैं, किस क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है, इनके लिए क्लाइमेट की किस प्रकार की आवश्यकता होती है, सॉइल किस प्रकार के चाहिए, और मेजर प्रोडक्शन कौन कौन से हैं कंट्री वर्ल्ड में, और इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये प्रोडक्ट किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे राइस की बात करें तो राइस जो है ये मेजर क्रॉप है वर्ल्ड के लिए, मुख्य फसल है। और ये जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र होता है कटिबंध का, उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। आप पढ़े होंगे क्लास 6 में उष्ण क्षेत्र कौन कौन सा है, उपोष्ण कौन सा क्षेत्र है, इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लिए जलवायु जो है क्लाइमेट किस प्रकार की चाहिए राइस के लिए। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इसके लिए उच्च तापमान और हैवी रेनफॉल चाहिए, अच्छी वर्षा होनी चाहिए। सॉइल जो है इसके लिए, ये सॉइल एलुवियल सॉइल इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्ले सॉइल और सब सॉइल भी इसके लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, जिसमें जल धारण की जो क्षमता है वो हो, तो उन क्षेत्रों में हम धान की खेती, चावल की खेती कर सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसर देखें तो मेजर प्रोड्यूसर चाइना इज़ द लार्जेस्ट। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट आते हैं। राइस के मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया स्टेट देखें तो वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस वेयर 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रो इन ईयर। वेस्ट बंगाल चावल के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है और यहाँ पे वर्ष में 2 से 3 फसल चावल को उगाए जाते हैं ड्यू टू फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं ये चावल के लिए उपयुक्त है। इसी कारण यहाँ पर 2 से 3 फसल चावल को उगाए जाते हैं। इसी प्रकार आप अन्य फसल को भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेट दिया गया है, माइलेट है, मेज़ है यानी गेहूँ है, और जो मिलेट है, मक्का है। इस सभी फसल के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं होती हैं, रीजन कौन कौन से हैं, इसके लिए क्लाइमेट किस प्रकार का होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सॉइल, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से कंट्री हैं, और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें फैक्चुअल हैं जिसको आपको याद करना होगा कि कौन से रीजन में किस फसल का उत्पादन होता है, उसके लिए अनुकूल दशाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स में हम देखेंगे जो रिश्तेदार फसल हैं, जिसमें कॉटन हो गया, जूट हो गया। ठीक है, इन फसलों के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, अनुकूल जो फेवरेबल कंडीशंस है वो कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम कॉटन की बात करें, कॉटन इज़ ए फाइबर क्रॉप विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये कपास जो है ये काफ़ी अच्छा रिश्तेदार फसल है। इसका
जो रॉ मटेरियल है ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए उपयुक्त है और सूती वस्त्र इससे तैयार होते हैं। इसके लिए क्लाइमेट जो है हाई टेम्परेचर, लेस रेनफॉल एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज आर रिक्वायर्ड। तो उच्च तापमान इसके लिए चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए और 2 से 10 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस कॉटन के लिए चाहिए। सॉइल किस प्रकार होनी चाहिए? सॉइल इजली कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। इसको हम काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगा सकते हैं और एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी आप सभी को पता है कि ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है और इसमें लगभग सभी फसल को आप आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। तो सॉइल में एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए पूछा जाता है कई बार सवाल कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, फेवरेबल मिट्टी कौन सी है, तो आप यहाँ पर ब्लैक सॉइल याद रखेंगे। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार जूट का यहाँ देख सकते हैं आप, जूट के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, इसके बारे में आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेवरेज क्रॉप्स, पेय पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे टी हो गया, टी इंडिया में काफ़ी फेमस है। कॉफ़ी हो गया। 2 फसल की बात करते हैं तो इसके देखें प्रमुख विशेषता, तो टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज एंड प्लांटेशन क्रॉप। ये प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल भी है। और टी इज़ मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स, और जो टी प्लांट्स होते हैं उसके पत्तियों से चाय पत्ती बनाई जाती है और ये पेय पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें क्लाइमेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है वार्म एंड ह्यूमिड, जो गर्म और आर्द्रता युक्त जलवायु होती है इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। और 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्रति साल इसको चाहिए। इसलिए आप देखेंगे चाय के जो बागान हैं वो पर्वतीय ढलानों पर किए जाते हैं जहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती है साल भर में। सॉइल वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए इसके लिए। और ये जो हिली स्लोप्स हैं, पर्वतीय के जो ढलान क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर देखें वर्ल्ड में तो इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर श्रीलंका है, केन्या है और बांग्लादेश मेजर प्रोड्यूसर हैं। और भारत में असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, साउदर्न क्लोप्स एंड नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। जो असम क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, और जो दक्षिण भारत के नीलगिरी हिल्स के स्लोप्स हैं, पर्वतीय ढलान है, वहाँ पे की जाती है इसकी खेती। जैसे यहाँ फिगर में देखेंगे ये पर्वतीय ढलान जो होते हैं उन्हीं ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है चाय की। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी में भी देखेंगे आप चाय की तरह से लिए क्लाइमेट क्या होनी चाहिए, सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए, मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से है वर्ल्ड में, और इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसकी खेती की जाती है। जैसे यहाँ पर इंडिया की बात करें तो कॉफ़ी जो है इंडिया में जो हिली एरिया है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पर बेसिकली कहवा की यानी कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो इसके बारे में आप खुद से अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं क्योंकि अधिकतर चीज़ें इसमें याद करने वाली ही हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसलिए आप इसको खुद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। कृषि विकास का अर्थ ही है जो उत्पादन क्षमता है फसलों का उसको बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लीड्स टू फूड सिक्योरिटी, और कृषि विकास से ही हम खाद्य सुरक्षा जो है, फूड सिक्योरिटी जो है, इसको बढ़ा सकते हैं। हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और ये भारत के सामाजिक और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैन हैपन थ्रू द फॉलोइंग वेज। कृषि विकास जो है इसके लिए अनेक तरीकों को अपनाया जा सकता है, अनेक यहाँ पर उपाय दिए गए हैं जिससे
कृषि प्रोडक्शंस को, कृषि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। जैसे फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट देखेंगे आप तो फर्स्ट है इंक्रीज द एरिया ऑफ एरेबल लैंड। जो कृषिगत भूमि है इसके जो एरिया है इसको इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ फार्मिंग एंड इरिगेशन, और जो इरिगेशन और फार्मिंग का जो मेथड है, कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो मेथड है, पुराने तरीके हैं, इसमें बदलाव किया जाए और इसको नए तरीके से कृषि की विधि को अपनाया जाए, नए मेथड को यूज किया जाए। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स एंड इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। जो हाई क्वालिटी के बीज हैं, सीड्स हैं और जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी उपलब्धता जो है इसको बढ़ाया जाए। और जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक ठीक है, इनका भी हम लोग प्रयोग करें जिससे अधिक से अधिक पैदावार को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है इनकरेजिंग द यूज ऑफ हाईटेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर एक्सेट्रा। जो कृषि के उच्च तकनीक हैं, जिसमें कृषि यंत्र की बात करें हम, ट्रैक्टर की और कंबाइन हार्वेस्टर्स इनकी बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं थ्रेशर मशीन की, इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए जिससे कृषि के जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हो। और एट लास्ट है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। जो परिवहन और भंडारण, स्टोरेज की जो क्षमता है, इसको इंश्योर किया जाए, इसको उपलब्ध कराया जाए जिससे अनाज कम बर्बाद हो, उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से कृषि के विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एट लास्ट यहाँ पर पैराग्राफ देखेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वेरीज इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो कृषि का विकास है वो अलग अलग देश, जो विकसित देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं और जो डेवलप कंट्री हैं, इनमें अलग अलग देखने को मिलता है। इन डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वेयर लार्ज लैंड होल्डिंग्स आर अवेलेबल, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसेस। हम जो विकसित देश देखेंगे जिसमें अमेरिका हो गया, यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ पर कृषि जो है ये काफ़ी बड़े भूभाग पर की जाती है, ठीक है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल लैंड होल्डिंग आर अवेलेबल। अगर हम विकासशील देशों की बात करें, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, काफ़ी अधिक लोग होते हैं और यहाँ पर स्मॉल लैंड होल्डिंग है, काफ़ी छोटे पैमाने पर, छोटे भूमि के टुकड़े पर कृषि की जाती है और यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। द केस स्टडीज ऑफ फार्मिंग इन यूएस एंड इंडिया आर गिवन बिलो। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज। जो विकसित और विकासशील देश है, यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं दोनों को पढ़कर कि दोनों देशों में, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री हैं, यहाँ पर क्या कृषि में डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पर केस स्टडी दिया हुआ है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, तो कल इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।